हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द लास्ट अटेम्प्ट IAS। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, ये काफ़ी मुद्दा चर्चों में रहा है और काफ़ी न्यूज़पेपर में रेगुलर आता ही रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक डिटेल से इसकी एक क्लास ले ली जाए। तो इस आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि आखिरकार क्यों कॉलेजियम सिस्टम विवादों में चल रहा है। उसके बाद इसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, इसकी नियुक्तियाँ, इसके कार्यकाल तथा इसकी शक्तियाँ तथा अधिकार, और साथ ही साथ कॉलेजियम सिस्टम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसके साथ ही फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसके साथ ही फोर्थ जजेस केस भी हम देखेंगे कि उन केसेस में क्या हुए थे, क्या निर्णय आए थे। और इन्हीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जजेस केसेस से कॉलेजियम सिस्टम का विकास हुआ है। यानी कि जो कॉलेजियम सिस्टम की अवधारणा है, ठीक है, जिससे भारत के CGI की नियुक्ति होती है। मेजरली देखें तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको जो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश होती है वो कॉलेजियम सिस्टम ही करती है, एक्चुअली कॉलेजियम करती है। ठीक है, और इस प्रणाली को हम कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसकी आलोचनाएं कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कानून के जानकारों ने क्या क्या आलोचनाएं की हैं, तथा इसके आगे की राह के बारे में समझेंगे कि इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास के बारे में। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल द लास्ट अटेम्प्ट IAS को लाइक करिए, फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं कि आखिरकार विवादों में क्यों है। तो हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायाधीश योग्यता को दरकिनारे कर अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति और पदोन्युक्ति की सिफारिश करते हैं। यानी कि जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में जो भी लोग भारत के CGI के नाम की सिफारिश करते हैं, इसमें मुख्यतः एक भारत के CGI होते हैं प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये जो 5 लोग हैं कॉलेजियम सिस्टम में, ठीक है, ये भारत के अगले आने वाले CGI के लिए जो भी नाम की सिफारिश करते हैं उसमें ये अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति तथा पदोन्युक्ति की सिफारिश करते हैं। तो ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले लगभग 20 से 25 दिनों में, और लगातार 5 से 6 दिन तो द हिंदू न्यूज़पेपर की फ्रंटलाइन भी बना रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे एक करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये भारत के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, और ये भारत के तत्कालिक मंत्री न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है भारत में जजों की नियुक्ति को लेकर के। तो भारत के संविधान में भाग 5 जो संघ से रिलेटेड है एवं भाग 6 जो संघ न्यायपालिका के तथा सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक, यानी कि 124 to 147, ठीक है, 124 to 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्ति एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। यानी कि जो 120 से लेके 147 तक के अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, वो सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट है हमारा कि अनुच्छेद 124 का 1 के तहत, यानी कि 124 का 1 अनुच्छेद क्या बोलता है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती। ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि जब संविधान हमारा बना था, ठीक है, तो उसमें एक प्रावधान था कि 124 के अनुच्छेद के 124 का सबसेक्शन 1 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसी के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमें देखने को मिलती है 28 जनवरी 1950 को। ये डेट आप याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो उससे पहले हम भारत में एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि जो हमारा न्यायपालिका है, ठीक है, उसकी संरचना कैसी है भारत की। तो उसकी संरचना
एक पिरामिड नुमा है जहाँ सबसे टॉप पे आपका सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे आपके हाई कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट के नीचे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आपके पंचायत न्यायालय, या मुख्य तरह से आप बता सकते हैं पंचायत जो फैसले लेती हैं। जैसे राजस्थान में खाप पंचायत चलती है, खाप पंचायत, ये भी एक तरह की पंचायत है, एक तरीके ये पंचायत ही है, ठीक है, जो ऐसे मामले की जांच पड़ताल करती है, ठीक है। तो इसमें सबसे टॉप पे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे हाई कोर्ट हो गया, यानी कि हाई कोर्ट का, ठीक है, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर हाई कोर्ट आएगी, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पूरा दबाव हाई कोर्ट पे रहता है, हाई कोर्ट का पूरा दबाव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। और ये जो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक। तो जो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई 1950 में, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के 1 के तहत यह बोला गया कि न्यायाधीश में से, ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि शुरुआत में कुल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है। 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन आज इसकी वर्तमान में इसकी संरचना एक सीजीआई और 3 अन्य न्यायाधीश की है। तो ये कैसे बढ़ी? तो इसमें साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 124 का सबसेक्शन 1 के अंदर कि न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती। 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं जब तक कि कानून द्वारा, यहाँ देखिएगा कि जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती, यानी कि कोई संसद कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, ठीक है, तो उसे घटाने का भी अधिकार है। लेकिन आज तक सिर्फ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है। तो इसमें एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रो हो जाए, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोगों की प्रीलिम्स 28 मई को है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में बना रहा है, और द हिंदू का तो ये फेवरेट आर्टिकल था। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले 1956 में आपका संसद के द्वारा कानून बना करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। तो इसकी संख्या 10 + 1 हो गई। ये जो 1 है वो सीजीआई और जो 10 हैं वो अन्य न्यायाधीश, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब मैं सीधा इसी फॉर्मेट पे लिखते जाऊंगा। दूसरा हुआ 1960 में, तब 1 + 13, ठीक है, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद 1977 में हुई, जिसमें 1 अन्य न्यायाधीश और 17, 1 मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उसके बाद 1986 में ये परिवर्तन हुआ, तो 1986 में 1 मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद 5वां हुआ था आपका 2008 में, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश थे। और रिसेंटली अभी 2019 में संसद के द्वारा कानून बना करके, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी करके 1 + 33 का संरचना कर दी गई, जो वर्तमान में अभी चल रही है, यानी कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये आप नोट कर लीजिए। और इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी तक कितनी बार न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। ये आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटमेंट रहेगी कि अभी तक न्यायाधीशों की संख्या में कुल, ठीक है, कोई संख्या होगी, जैसे मान लेते हैं अभी तक कुल न्यायाधीशों की संख्या में 6 बार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो बोल सकता है कि अभी तक न्यायाधीशों की संख्या में कुल 8 बार बढ़ोतरी हुई है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जबकि अभी तक न्यायाधीशों की संख्या में कुल 6 बार ही बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक क्लियर है आपको? गुड। चलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। मैं साफ कर लूँ इसे। चौथा पॉइंट है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र का अधिकार है कि किसके क्षेत्रों में वो अपना अधिकार है उसके पास, वो सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियां भी हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियाँ भी हैं। चलिए अगला है हमारा नियुक्ति। देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के संविधान में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 और 217 के क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक, तो अनुच्छेद 124 के 2 के तहत ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है 2 के तहत कि जो राष्ट्रपति हैं वो न्यायाधीश की सलाह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और सेम इसी तरह राज्य में भी यह राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद नियुक्ति करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है, क्लियर है आप लोगों को। आइए, जैसे कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पद धारण करेगा, बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से हमेशा परामर्श किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। यानी कि जो भारत के CJI हैं, ठीक है, उनकी न्यूनतम आयु तय नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी अधिकतम आयु तय है। अधिकतम आयु 65 वर्ष है कि कोई व्यक्ति 65 वर्ष के होने तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 217। हाँ, इसमें एक बात और जानिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु 62 वर्ष है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 65 और हाई कोर्ट की 62। चलिए 217 अनुच्छेद 217 यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। ठीक है, ये बात मैंने आगे ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अगला है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। हो गया यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति के बाद आता है उनका कार्यकाल। ठीक है, तो कार्यकाल के बारे में समझ लेते हैं हम कि संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें समझिएगा आप कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित ऐसे 3 प्रावधान किए गए हैं। पहला, वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक वो पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर सांसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। इसका मतलब है कि वह 65 वर्ष की उम्र तक पद पर बना रहता है। इसके पहले अगर किसी प्रकार से उसे उसके पद से हटाया जाएगा, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर, ठीक है, तरीका रहेगा, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा है कि वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। और तीसरा है, सांसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो इसे समझ लेते हैं कि उसे पद से हटाना। जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, के द्वारा महाभियोग लगाकर उसके द्वारा उसे पद से हटाया जाता है। उसी तरह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है। इसे डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इसे डिटेल से देखते हैं हम कि उनको पद से हटाने की प्रक्रिया आखिर है क्या। तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत,
ठीक है, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। तो इसे हटाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। इसे आप नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत ही बेसिक से हो रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस क्लास के माध्यम से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, तो पहला आप देखते जाइएगा कि कितना मुश्किल है एक न्यायाधीश को उसके पद से हटाना। पहला, उसे राज्यसभा में 50 तथा लोकसभा में 100 सदस्यों का अनुमति के द्वारा जो भी हटाने की प्रक्रिया है शुरू करनी होगी। इसका मतलब है कि हटाने से पहले उसे राज्यसभा में 50 या लोकसभा में 100, यानी कि जिस भी सदन में यह अपील की जा रही है कि CGI या हाईकोर्ट के जजों को हटाया जाए, तो उस जज के लिए अगर राज्यसभा में ये आ रहा है बिल, तो राज्यसभा के 50 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, पहले तो अनुमोदन चाहिए। और अगर वही बिल अगर लोकसभा में पहले आया हुआ है तो लोकसभा के 100 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए। ठीक है, अनुमोदन के साथ साथ याद रखिएगा वो हस्ताक्षर भी करेंगे, यानी कि हस्ताक्षर के सहित, ठीक है, उन्हें ये देना होगा कि हम चाहते हैं इसे पद से हटाना। उसके बाद ये अपना ये जो लेटर है, ठीक है, ये किसे देंगे, तो ये अगर लोकसभा में पास हुआ है तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, और अगर ये राज्यसभा में पास हुआ है तो ये राज्यसभा के सभापति को देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये पहली प्रक्रिया होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी है, ये काम होने के बाद दूसरा वो क्या करेंगे कि जो अध्यक्ष लोकसभा का या सभापति राज्यसभा का, ठीक है, वो चाहे तो उस, ठीक है, सिफारिश को पास भी कर सकता है या नामंजूर भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो वो अध्यक्ष के ऊपर है। ठीक है, अगर वो उसे एक्सेप्ट करता है कि ठीक है हम इस पर जांच समिति बैठाएंगे और इसकी जांच करेंगे, ठीक है, तो इसके तहत वो एक जांच समिति का गठन करेगा। और इस समिति में लोग कौन कौन से होंगे ज़रा सुनिएगा, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज, बताइए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए उसके लिए जो जांच समिति बनी हुई है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। दूसरा है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और तीसरा है कोई न्याय का जानकार या वकील, ठीक है, जो न्यायविद मतलब न्याय का अच्छा खासा उसके पास जानकारी हो। ठीक है, ये मिल करके एक अपनी जांच करेंगे, ठीक है, और एक रिपोर्ट बनाएंगे। और वो रिपोर्ट कहाँ पेश होगा, ठीक है, तो वो रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्रक्रिया जो है, उसके बाद तीसरा स्टेज जो है, रिपोर्ट पेश होने के बाद, ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करना होगा। उसके बाद चौथा स्टेज है राष्ट्रपति के पास ये जाएगा। ठीक है, ये जो सिफारिश है या जो उनके पद से हटाने के लिए जो बिल लाया गया है, ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास जाएगा तथा राष्ट्रपति इस पे साइन करने के लिए, ठीक है, बाध्य होंगे। यानी कि जब राष्ट्रपति के पास ये जाएगा कि हम ऐसे करके, ठीक है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को या उच्च न्यायालय या फिर तो सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को इस पर साइन करना होगा। ठीक है, वो इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, उन्हीं से एक्सेप्ट करके साइन करना होगा। साइन करने के बाद उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ये कितना डिफिकल्ट है। पहले तो इनको जिस भी सदन में वो आ रही है, ठीक है, ये हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर लोकसभा में है तो 100 सदस्य और राज्यसभा में है तो 50 सदस्यों का अनुमोदन हस्ताक्षर सहित जरूरी है, उसके बाद ही इसे हटाया जा सकता है। ठीक, चलिए हो गया। हाँ, तो ये आपका पॉइंट समझ गए आप कि 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति को लिखकर त्यागपत्र दे सकते हैं। सांसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। चलिए अब आगे आते हैं। कार्यकाल हो गया। न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग जो हैं वो न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, इसकी पहली शर्त है कि सर्वोच्च न्यायालय के, एक मिनट, पहली शर्त ये है, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा है कि उसे कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय या उत्तरोत्तर 1 से अधिक न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब कि उसके 5 साल तक, ठीक है, कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। उत्तरोत्तर का मतलब है कि या तो एक ही कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में, या फिर तो अलग अलग कोर्ट में, लेकिन सारे कोर्टों का मिला के उनके पास कुल 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है, हर उच्च न्यायालय में, ना कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में। चलिए तीसरा है उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। ये हो गई दूसरी चीज़ है कि उसे 10 वर्ष तक या तो उच्च न्यायालय या फिर तो सारे उच्च न्यायालयों को मिला करके, ठीक है, 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो, ठीक है, ये हो गई तीसरी शर्त। और चौथी है कि उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, या तो उस व्यक्ति को CGI या फिर तो न्यायाधीश बनाया जा सकता है जो राष्ट्रपति के नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो या कानून का जानकार होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए अब आगे आते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं महत्वपूर्ण न्यायाधीश मामले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और इसी से आपकी कॉलेजियम सिस्टम बनी, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम का विकास हुआ है। चलिए तो इसे हम काफ़ी डिटेल से समझेंगे क्योंकि खबरों में लगातार कॉलेजियम सिस्टम ही बना हुआ है, तो उसके साथ ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो जजेस केस है, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को पूरी शक्ति और अधिकार के साथ रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। तो ये प्रावधान जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कैसा था, शक्ति का रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में, ठीक है, और उसके साथ ही जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, उसके विरुद्ध अपील जो है वो लंदन की प्रीवी काउंसिल में किया जा सकता था, ठीक है। चलिए ये तो खैर एडिशनल नॉलेज है आपका, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला है कि मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय क्रमशः किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा 1800 और 1823 में स्थापित किया गया था। मद्रास में 1800 में और बम्बई में 1823 में, मद्रास में 1800 में और बम्बई में 1823 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद है कि भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने विभिन्न प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय का निर्माण किया और कोलकाता, मद्रास, बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय और प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को भी समाप्त कर दिया। इसका मतलब है कि सन 1861 का अधिनियम में, ठीक है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास से जो सुप्रीम कोर्ट थे उसकी जो अस्तित्व थे वो समाप्त कर दिया और उसे हाई कोर्ट में बदल दिया। मतलब आप इस राज्य की हाई कोर्ट है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला है कि प्रथम जजेस केस। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 3 जजेस केस हैं और चौथा मैं आपको एडिशनल ऐसे ही बता दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि पहला न्यायाधीश मामला, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी बोलते हैं। इस घोषणा की कि न्यायिक नियुक्ति और तबादलों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश की प्रधानता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है। इस फैसले ने 12 वर्ष के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका और कार्यपालिका की प्रधानता दी, ठीक है। तो इसे समझिएगा कि इसमें पहले जजेस केस में, जो कि 1881 में था, कि हाई कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब है विचार का आदान प्रदान, ठीक है, कि मतलब जो CGI की नियुक्ति है, ठीक है, उसमें जो सलाह दिया जाएगा, उस समय सलाह कौन देते थे, न्यायपालिका भी कार्यपालिका, ठीक है, वो दोनों मिलके CGI को चुनते थे। तो वो जो सलाह दिया जाएगा, ठीक है, उसका अर्थ है कि आप विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान से था उसका मतलब कि आप मुझे सलाह तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मानना ना मानना मैं अपनी भी मत रखूँगा, तब जा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होगी। यहाँ तक क्लियर है। दूसरे जज केस में 1993 में
उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले को बदलकर ये कहा कि एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो भारत का सीजीआई है, ठीक है, वो और उसके साथ में 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति में सलाह देंगे और ये सलाह राष्ट्रपति के को मानने के लिए बाध्य होंगे तथा ये जो सलाह देंगे, ठीक है, सेकंड जजेस केस में ये बोला गया कि सीजीआई और 2 अन्य न्यायाधीश यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि आप इस व्यक्ति को भारत के सीजीआई अगला सीजीआई नियुक्त करिए और वो जो सलाह है वो राष्ट्रपति को मानना होगा। ठीक, चलो तीसरा जज केस है 1998 में कि हाई कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 और अन्य न्यायाधीश जोड़ दिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया था कि जो सेकेंड जजेस केस में सीजीआई प्लस 2 जज थे और तीसरे जज केस में क्या किया कि सीजीआई के साथ में, ठीक है, 4 और जज यानी कि 5 कुल मिल करके, ठीक है, सीजीआई की नियुक्ति में सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से, यानी कि ये चारों मिल करके अगले सीजीआई की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा लेकिन वो सलाह देंगे राष्ट्रपति को। पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 143 पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को 5 सदस्यीय निकाय और निकायों में विस्तारित किया जिसमें सीजीआई और उनके 4 वरिष्ठ सहयोगी शामिल थे। समझ गए कि सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के नेक्स्ट सीजीआई की नाम की सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से। चलिए आलोचना से पहले हम 4th जजेस केस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि 4th जजेस केस में क्या हुआ था, ठीक है, कि 4th जजेस केस से पहले, ठीक है, कि 99वां संविधान संशोधन 2014 में, ठीक है, एक कानून पास किया गया और वो कानून में बोला गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में, ठीक है, बोला गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में तो भारत सरकार के एक समिति कह लीजिए, ठीक है, या एक दल कह लीजिए, ठीक है, या एक कमेटी कह लीजिए, ठीक है, जिसे NJAC कहते थे। ठीक है, तो अब से क्या होने लगा कि 99 संविधान संशोधन में NJAC जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति में भागीदारी करेगा। तो NJAC का कार्य क्या था, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ठीक है, NJAC, ठीक है, ये क्या करेगा कि ये जजों की नियुक्ति में अब भागीदार बनेगा। तो मामला काफ़ी फंसने लगा, ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत, ठीक है, जो DPSP का पार्ट है, इसके तहत सीधा प्रावधान है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच पृथक्करण, ठीक है, कि सीधे शब्दों में ये समझिए कि अनुच्छेद 50 के तहत ये कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण होगा कि वो एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अड़ंगे ना डालें, वो स्वतंत्र होकर एक दूसरे का कार्य करें। ठीक है, तो यही प्रावधान था। तो 99 संविधान संशोधन 2014 के तहत इसमें एक NJAC की स्थापना की गई जो अनुच्छेद 50 का उल्लंघन कर रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो कि संविधान के मूल ढांचे से संबंधित था कि आप मूल ढांचा नहीं बदल सकते हैं, जो पृथक्करण है कार्यपालिका की और न्यायपालिका की वो बना रहना चाहिए। तो उसी के बाद में 15 में, ठीक है, 4th जजेस केस हुआ। ठीक है, और इसमें NJAC को, ठीक है, बंद कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि असंवैधानिक ठहराया गया कि ये संविधान के मूल ढांचा को ठेस पहुंचाता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील देते हुए इसे बंद कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। 4th जजेस केस का भी मामला समझ गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला जजेस केस 1981, दूसरा 93, तीसरा 98, 1981, ठीक है, 1993, 1998 और चौथा है 2015। ठीक, तो ये 4 जजेस केस इंपॉर्टेंट है, इसी से जाकर के कॉलेजियम सिस्टम का, ठीक है, उद्भव हुआ है। चलिए अगला है हमारे पास आलोचना, कि इसकी आलोचनाएँ क्या क्या होती है। अपारदर्शिता और पारदर्शिता की कमी, यानी कि इसमें किसी प्रकार की पारदर्शिता है ही नहीं। वो किस तरह से नियुक्ति कर रहे हैं, नियुक्ति के आधार पर वो किन किन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या सच में भाई भतीजावाद की कोई गुंजाइश बनती है सीजीआई की नियुक्ति में, या फिर तो सार्वजनिक विवादों में उलझाव। चौथा है कई
प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी करना। ये जायज़ है कि जो एक सीजीआई और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिल करके सीजीआई के नाम की सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से, ठीक है। इसके साथ में कई ऐसे भी न्यायाधीश होते हैं जो इन चारों न्यायाधीशों से, ठीक है, ज़्यादा योग्यता रखते हैं। जबकि आप सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, तो एक जो सीजीआई होगा, ठीक है, और जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं, उनमें से कुछ न्यायाधीश ऐसे होते हैं जिनकी योग्यताएं बहुत ऊपर की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा योग्य होते हैं वो, और कुछ निम्न योग्य होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति सीजीआई के तौर पे नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई भतीजावाद की गुंजाइश हो, या सबसे वरिष्ठ जो सबसे उम्र में अधिकतम उम्र कितना है 65 वर्ष, ठीक है, तो ये 65 वर्ष की उम्र में के आसपास जो भी न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उन्हें सीजीआई बनाया जाता है। एक अवधारणा ये भी है। खैर, आलोचनाएं हैं, ठीक है, आप इसके बारे में सोचने के लिए सक्षम हैं और आपके पास ज्ञान की थोड़ी पहुंच है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। खैर, हम आगे की राय के बारे में डिस्कस करते हैं कि आगे हम क्या क्या इसके बारे में कर सकते हैं। 2 दलीलें हैं यहाँ पे, ठीक है, कि क्या क्या किया जा सकता है। बारीकी से इनको समझेंगे कि रिक्तियों को भरना एक सतत और सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती। हालांकि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए एक स्थायी स्वतंत्र निकाय के बारे में सोचने का समय आ गया है, लेकिन न्यायिक विशिष्टता की गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है, ठीक है, उसमें कार्यपालिका की कोई भागीदारी नहीं है। कुल कार्य जो है वो न्यायपालिका ही करती है, जो कॉलेजियम सिस्टम है वो करता है। लेकिन अब, ठीक है, इसे सुनिश्चित करने के लिए कि कॉलेजियम सिस्टम की जो भी नामों की सिफारिश होती हैं वो सही है, थोड़ी सी पारदर्शिता लानी जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसे स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए, विविधता को प्रतिबिंबित करना चाहिए, पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जाकर के आपकी कॉलेजियम जो सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में पर्याप्त नॉलेज हो गई होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।